नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड सरकार की कैबिनेट सचिव वंदना डोडाल और ईडी की लड़ाई अब सियासत से नियम कानून तक आ चुकी है और कैबिनेट सचिव के अधिकार और झारखंड सरकार पर 6 पन्नों का पत्र ईडी ने भेजकर सवाल किया है। जांच को रोकने का अधिकार कैबिनेट सचिव को किसने दिया, जिसके बाद झारखंड में ईडी और हेमंत सरकार सीधे तौर पर आमने सामने आ चुकी है और सियासत से लेकर रणनीति, नियम से लेकर कानून सब बताने का कार्यक्रम चल रहा है। तो अब देखना यह है कि ईडी के 8वें समन और कैबिनेट को ईडी के पत्र के बाद झारखंड सरकार और ईडी का अगला कदम क्या होता है। तो आज ईडी के पत्र और हेमंत कैबिनेट के अधिकार पर होगी बात। तो आज हेमंत कैबिनेट और ईडी के अगले कदम पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ईडी और झारखंड सरकार में फिर तकरार। ईडी का कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल को 2 टूक जवाब। पूछा, जांच रोकने का किसने दिया कैबिनेट सचिव को अधिकार? क्या जांच की आग से डर रही हेमंत सरकार? ईडी का वार्निंग वाला फरमान। मामला बेहद संगीन है क्योंकि विवाद कानूनी नजरिए से उस अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है जिसमें दखल देने की कोशिश सीएम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। बाकायदा ईडी ने झारखंड सरकार की कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल को 6 पन्नों का जवाबी पत्र भेजा है और सवाल पूछा गया कि आखिरकार जांच रोकने का किसने दिया कैबिनेट सचिव को अधिकार। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने कानून बनाकर ईडी के जांच अधिकारी को कानूनी शक्तियां दी है, उसका जिक्र भी इस पत्र में किया गया है। इतना ही नहीं, इस पत्र में यह भी जिक्र है कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी गई इन शक्तियों को प्रभावित करने के लिए कोई कानून या नियम नहीं बना सकती है। ऐसा करना मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में व्यवधान पैदा करना है। ऐसी परिस्थिति में निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में व्यवधान पैदा करने वाले अफसरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने से भी परहेज नहीं करेगा। यानी मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि ईडी ने कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल द्वारा ईडी को भेजे गए पत्र में उठाए सवालों पर ये पलटवार किया है। साथ ही ईडी ने उस अधिकारी का नाम भी जानना चाहा है जिसके कहने पर प्रधान सचिव ने ईडी को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा है कि पीएमएलए के तहत किसी भी तरह के नोटिस, सर्कुलर या निर्देश जारी करने का अधिकार राज्य सरकार या कैबिनेट सचिव को नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती क्योंकि ईडी को धमकी और देख लेने वाले लहजे के बयानों के बारूद भी झारखंड की सियासत को सुलगाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज बंधु तिर्की के ये बोल तो याद ही होंगे आपको। टकराव वाली स्थिति, टकराव की बात नहीं, लोगों का आप सुनिए, आदिवासी का सेंटिमेंट और भावना को आप समझना होगा। चुनी हुई सरकार है ना, अब वो आवाज देने वाले सरकार को आप इस तरह से आप उनको आप ये कर रहे हैं, डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। पूरा चुनी हुई सरकार है ना, चुनी हुई सरकार है। तो वो तो कह रहे हैं कि पूछताछ में आप साथ लीजिए, कुछ नहीं करना। पूछताछ में आप किसी क्या बोलते हैं, या तो हम आ रहे हैं या तो आप आइए तो हम जा रहे हैं, चुनौती देते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है चुनी हुई सरकार को। तो 7 वर्ष ये झारखंड प्रदेश है, ये नागपुर नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आप आदिवासी समाज पे तैयार है? फिर आप कह रहे हैं कि सड़कों पर आने की स्थिति सड़कों पर नहीं, लोगों में बहुत आक्रोश है इस चीज को समझ, बोले ना ढेल मुगरा वाला बात, आप समझ लीजिए इसको। तो सीधे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय आपका मैं करा दूं। प्रदीप सिन्हा जी नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। फिरोज खान जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल फिरोज जी आपके पास ही आऊंगी। पहले बंधु तिर्की का बयान और अब जिस तरह से कैबिनेट सचिव ने जांच को रोकने का प्रयास किया है, उस पर पत्र ईडी के द्वारा भेजा गया है। सबसे पहले
तो आपसे ही जानूंगी मंशा क्या है सरकार की। सभी को प्रणाम सलाम सत श्री अकाल झारखंडी जी। जी मैं यही कहना चाहता हूँ प्रियंका जी कि वंदना डागर जी ने जो चिट्ठी लिखा था उसको ईडी ने जी जवाब दिया। ये तो वंदना डागर जी चिट्ठी लिखा है, उसमें क्या सेंट्रल का पावर है ईडी के पक्ष में, क्या पावर दिया गया झारखंड सरकार तरफ से ब्रिटिश वंदना डागर जी को, कि मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ईडी का बार बार दबाव, बार बार परेशान, 8 बार नोटिस दे दिया गया है। यहाँ दिल्ली में केजरीवाल को नोटिस दिया जा रहा है, बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया जा रहा है, और सब तरफ नोटिस चल रहा है। लेकिन बीजेपी का किसी भी नेता को, चाहे एनडीए गठबंधन में किसी भी नेता को नोटिस क्यों नहीं दिया जाता? ये प्रियंका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी के हमारे प्रवक्ता महोदय हैं, बीजेपी के नेताओं से आप पूछिए कि भाई खाली आप देखिए सबसे पहले ईडी का जो आता है तो को मालूम हो जाता है। नहीं फिरोज खान जी, वो सवाल आप कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपकी सरकार और उससे जुड़े नेताओं से लेकर अधिकारियों तक, चाहे नेता हो उनको बयान देने का क्या बयान देना है, क्या नहीं बयान देना है, वहां जबान फिसल जाती है। फिर स्वास्थ्य मंत्री ने एक आदेश कल जारी कर दिया था, सचिव पद पर नियुक्ति का आदेश जारी हो गया था, और उसके बाद कैबिनेट सचिव का ये आदेश जारी हो जाता है। तो क्या सारे नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस ताक पर रख दिए गए हैं या ज्ञान ही नहीं है? देखिए, चीफ सेक्रेटरी वंदना डागर जी जो आदेश दिए हैं कि भाई ईडी जो भी पूछताछ करे पहले हम लोग के पास जो भी है, ईडी ने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है। ये तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार बताएगा किसको क्या अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है। इसमें हम और आप तो तय नहीं कर सकते हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है। ये दोनों सरकारें तय करेंगी कि किसको कितना पावर मिला है। ईडी कहाँ तक जाके पूछताछ कर सकती है, डायरेक्ट जा सकती है, नहीं जा सकती किसी मंत्री के पास? नहीं, तो ईडी तो नियम कानून के तहत बोल रही है ना। प्रदीप सिन्हा जी, आपसे मैं इस पर जवाब चाहूंगी। फिरोज जी कह रहे हैं कौन तय करेगा? देखिए प्रियंका जी, एक बात मैं पहले आपसे निवेदन कर दूं कि जिसका नाम आप पुकारें वही बोले, और बीच में ढल्ला कर बीच में टोका टोकी न करें। ठीक है जी, बहुत तो डिटेल न की जाए। अब जहाँ तक प्रश्न है कि आपने जो प्रश्न किया उसके संदर्भ में ईडी ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी। जब जो चिट्ठी लिखी गई वंदना डागर को, सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई कि किसका अधिकार है, और उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ईडी ने यह भी कह दिया कि किस अधिकारी ने फाइल आपके समक्ष रखा था जिस पर आपने हस्ताक्षर करके ये जारी किया जी। तो अब ईडी उस अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती है, तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। तो अब देखना यह है कि वंदना डागर उस अधिकारी का नाम बताती है कि नहीं बताती है, कि किस अधिकारी ने वो फाइल पुटअप किया था उनके सामने, किसके कहने पर किया था। और ऐसी मंशा मैं समझता हूँ कि वो ऐसा भी नहीं कि नहीं जानती हूँ। नहीं तो प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर साइन किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल जानबूझ के ही किया गया ना, ताकि ईडी को कहीं ना कहीं भटकाया जा सके और एक इस तरह का वातावरण बनाया जाए कि ईडी को जो अधिकार नहीं है, ईडी वैसा काम कर रही है और लोगों के बीच एक गलत संदेश देने की कोशिश की जाए। तो ईडी ने अपनी ओर से सारी चीज स्पष्ट कर दी और आपने अपने इंट्रो में ही दिखा दिया किस तरह से बंधु तिर्की जी का बयान आया, जो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का, किसी भी नेता का आप देख लीजिए, विगत 1-1.5 साल से जो कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, एक शब्द अगर किसी ने कहा हो कि भ्रष्टाचार इस राज्य से हटना चाहिए, जो कलंक झारखंड के माथे पर लगा है भ्रष्टाचार का, बाहर के राज्यों में इसकी बदनामी होती है। पहचान ये हो गई है कि झारखंड में आप पैसे के बल पर कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। तो इस कलंक से मुक्ति मिले, इसके लिए तो सबों को प्रयास करना चाहिए और सबों को अपनी भागीदारी भी निभानी चाहिए। लेकिन किसी को ये लगता है कि नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाना है और उनके समर्थन में बयान ये देना और उकसाऊ बयान देना कि आदिवासी सड़क नहीं, लेकिन फिरोज जी तो यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि 8 समन जारी करने के बाद भी कोई सबूत नहीं है, बार बार सरकार को परेशान किया जा रहा है, और यदि सबूत है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्यों 8 समन दिए जा रहे हैं? देखिए, मौका पर्याप्त दिया गया, सिर्फ मुख्यमंत्री पद का लिहाज किया जा रहा और एक व्यक्ति जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है वो मुख्यमंत्री पद को कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो साक्ष्य है कि नहीं, वो तो ईडी के समक्ष जब उपस्थित होंगे, ईडी जो उनसे सवाल जवाब करेगी उसके आधार पर तय होगा। फिरोज जी, बात में ये नहीं होगा कि साक्ष्य ही नहीं है और बुलाया जा रहा है। ठीक है फिरोज जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के प्रदीप जी से कि केजरीवाल क्या दिल्ली के सीएम नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं है,
अरे तो यार, मात्र 3 नोटिस आजकल दिया तो कि डिबेट उसके करो ना बाद भाई। सवाल चल जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ ईडी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराया धमकाया जा रहा है कि अभी भी समय है, आप आ जाओ गठबंधन सरकार में तोड़ दो और अपना हमारे साथ मिल जाओ, इसी का बस, बाकी किसी को क्यों नहीं दबाया जाता है। आप बताइए ना प्रियंका जी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इतना स्टेट है, इतना मुख्यमंत्री है, इतने पदाधिकारी है, जो लोग दूसरे अभी जैसे मैं उदाहरण दूंगा, फिर आप बोलिएगा बोलते हैं छगन भुजबल, अजित पवार, सिंधु अधिकारी, बनर्जी कलकत्ता के, इन लोगों को अब क्यों नोटिस दी जा रहा है? वो तो तुरंत नहीं तो फिरोज खान जी, यदि किसी राज्य में सबूत मिलते हैं, यदि कोई घोटाला सामने आता है, तो भारतीय जनता पार्टी ये देख ले कि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, और उसके बाद क्या आप चाहते हैं कार्रवाई ना हो? अरे अभी तो जांच की शुरुआत हुई है, जांच में यदि कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा तो आपको क्या लगता है, आपको इस देश के कानून पर, संविधान पर तो भरोसा है ना? तो आपको क्या लगता है कि बिना कानून के भी पूरी तरह से मुख्यमंत्री तक के लोगों को फंसाया जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं? हम लोग बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप छगन भुजबल, अजित पवार को और सिंधु अधिकारी को क्यों नहीं दिया जा रहा? हाँ, इसका जवाब मैं प्रदीप जी से लेती हूँ। प्रदीप जी, इसका जवाब दीजिएगा। नोटिस पर नोटिस दिया जाता था, अब तो उनको एक भी नोटिस नहीं दिया गया। सरकार चेंज हो गया महाराष्ट्र में, शिंदे गुट अलग सरकार बना ली, उसमें चलेगा अजित पवार। प्रदीप सिन्हा जी, इस पर जवाब दीजिएगा। चलेगा तो इस वक्त अब तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अजित पवार के ऊपर। ठीक है, मैं आपका जवाब लेती हूँ। प्रदीप सिन्हा जी, देखिए, इसी तरह से बहस को डिरेल करने की कोशिश की जाती है ताकि विषय को झारखंड से हटाकर अन्यत्र ले जाया जाए और दूसरे राज्यों के जो मामले हैं उसको लेकर अपने नहीं, मैं वापस इसी मुद्दे पर ले आऊंगी, पर ये सवाल बार बार उठता है। मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक फैक्ट रख दूं जरा आपके सामने। इनके मुख से कभी आपने सुना कि छवि रंजन ने जो कार्रवाई की यहाँ जमीन बेचने की, सेना की जमीन जो दूसरे के नाम कर दी, और जब कमिश्नर उन फाइल की अनुशंसा करके मुख्यमंत्री को भेजते हैं कि ये व्यक्ति जो है गड़बड़ी कर रहा है, इसके लिए खिलाफ जांच की अनुमति दी जाए, मुख्यमंत्री 6 महीने तक फाइल पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री का जो विधायक प्रतिनिधि होता है वो संथाल परगना में जिस तरह से माइनिंग की लूट करता है, माइंस में जिस तरह से उसकी धांधली चलती है, उस पर मुख्यमंत्री मुंह नहीं खोलते। आज तक उसको विधायक प्रतिनिधि पद से हटाया नहीं गया। और जहां तक प्रश्न है कि अगर भ्रष्टाचारियों के समर्थन में उनको खड़ा होना है तो ये आदेश इस तरह से निकाले जाने की क्या आवश्यकता है? वो तो स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नैतिक रूप से भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न जो आपने पूछा कि इन लोगों पर कार्रवाई हुई, क्यों, क्या हुआ, तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो फिरोज जी कह रहे हैं कि अमुक अमुक के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, केस नंबर भी होंगे, इनके वकील हैं, काफी नामी गिरामी वकील हैं इनके पास, तो केस नंबर के माध्यम से कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट में जाकर सारी चीजों की जानकारी ले लें कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और मामला किस स्टेज पर है। और जहां तक एक इन्होंने कहा कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर भरोसा है, अगर कानून को मानने वाले होते तो 14 दलों का समूह सुप्रीम कोर्ट में नहीं, लेकिन प्रदीप सिन्हा जी, मैं झारखंड से इतर जाना नहीं चाहती, लेकिन सवाल तो ये बार बार उठता है कि पहले आप ही चुनावी रैलियों में जाके नाम लेकर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी और उसके बाद जब पार्टी में आपके शामिल हो जाते हैं तो सारे केस रफा दफा हो जाते हैं, जांच धीमी हो जाती है। यदि आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, प्रियंका जी, आपको भी गलत जानकारी है कि रफा दफा कर दिया गया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ आपके डिबेट में कि आपके पास कोई अगर सबूत हो तो आप दिखाइए कि अमुक अमुक के केस बिल्कुल रफा दफा कर नहीं चल रहे हैं तो धीमी गति से चल रहे हैं ना, प्रदीप जी। जमीन को खाली अगर जानकारी है, प्रियंका जी, मैंने डिबेट से पहले ही आपको कह दिया कि मेरा नाम ले तो मैं ही बोलूं, दूसरा कोई ना बोले। मैं डिबेट नहीं कर सकता। फिरोज जी, आपने सवाल किया, पहले जवाब सुन लीजिए फिर आप अपनी बात करिएगा जी। मैं पुनः आपको एक बार कह रहा हूँ कि आप मेरा नाम पुकारती हैं तो मैं ही बोलूं, सुनिश्चित आप ही कीजिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए पहले। टोपी से ध्यान भी भटकता है और ये लोग वही चाहते हैं कि नहीं प्रदीप जी, मैं आपको पूरा समय देने की कोशिश कर रही हूँ, आप अपना समय बात रखिए और उसके बाद फिर मैं दीपक कुमार जी के पास जी। मेरा समय वही दीजिए, मैं पूरा नहीं मांग रही हूँ जी। अब जहां तक आपने कहा, सवाल किया कि जो कार्रवाई होती है उनको रफा दफा कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ कि आप दिखा दीजिए एक सबूत की रफा दफा किया गया हो। कोर्ट में सारी चीजें चल रही हैं, जांच तो धीमी हुई है ना प्रदीप जी, ये तो मानेंगे ना? हाँ, जांच धीमी है तो आप चले जाइए कोर्ट में कि जांच धीमी क्यों इनके खिलाफ और हमारे खिलाफ क्यों तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
कोर्ट का सम्मान करते हैं ना। यही 14 लोगों के समूह गए थे, 14 दलों के सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी सीबीआई आईटी को रोक दिया जाए, उनके अधिकार नहीं तो फिर ऐसे में जब विपक्ष आप पर इस बात का आरोप लगाता है कि जांच कहां त्वरित होगी कहां धीमी होगी, इस पर आपका असर होता है, तो फिर आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। दीपक कुमार जी के पास में आती हूँ। हमारा असर नहीं है मैडम, हाँ। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है मैडम। हाँ। कोर्ट तय करता है कि अमुक तारीख को सुनवाई होगी, अमुक तारीख को डिसीजन आएगा। हाँ, नहीं तो हम तय नहीं करते, कोर्ट को हम नहीं चलाते। नहीं तो अब तो ये तो बड़ी रहस्यमयी बात हो गई ना कि कहाँ पे जांच धीमी होती है, कहाँ पर तेज होती है। अब झारखंड की यदि बात की जाए तो त्वरित गति से जांच चल रही है, यहाँ पर त्वरित गति से जवाब भी आ रहे हैं। जी प्रदीप जी ठीक है, मैं झारखंड पे ही रहूंगी। दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, जिस तरह से बयान सामने ईडी का पत्र सामने वंदना डाडेल जी को भेजा गया है और उसके बाद 6 पन्नों का पत्र भेजकर सवाल जवाब किए गए हैं, क्या लगता है आपको यहाँ पर कि ईडी और जेएमएम सरकार जो है आमने सामने जिस तरह से पूरी आ गई है, अगला कदम क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, एक तरफ से जांच रोकने की और दूसरी तरफ से जांच को आगे बढ़ाने की। देखिए प्रियंका जी, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो यह है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट्स के अपने अपने पावर्स हैं और जो विषयों पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो 3 सूची है, आपको भी जानकारी होगी। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के तहत जो विषय आते हैं उस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह के जांच जो है वो राज्य सूची के में भी आते हैं, समवर्ती में भी। जब सेशन सदन जो है विधानसभा अगर रनिंग कंडीशंस में नहीं है तो कैबिनेट को अधिकार है को एक ऑर्डिनेंस पास करके उस पर वो कानून बना सकती है और 6 महीने के अंदर जब विधानसभा सत्र चालू होगा उसमें वो पास करा लेगी। और उसी के तहत जो है ये बातें आई कि जो अभी ऑर्डिनेंस पास किया कि अब ईडी जो है डायरेक्ट संबंध किसी भी सरकारी कर्मी को जारी नहीं कर सकती है राज्य सरकार का, ना मुख्यमंत्री को। और अगर वो करेगी तो उससे पहले उनको विभागीय सचिव से लेटर जारी करना होगा, वहां से वो वार्तालाप होगी। और उसी ऑर्डिनेंस के तहत, उसी नियम के तहत जो है यहाँ पे कैबिनेट सचिव ने इस चीज को किया। लेकिन अब सवाल उठता है प्रियंका जी, अगर ये ऑर्डिनेंस जो पास किया गया कैबिनेट में और जो ये कानून का रूप बना, अगर ये गैर संवैधानिक होता तो अभी तक में जो मुझे लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी होती। खुद ईडी भी इस नियम के विरुद्ध कोर्ट में जा चुके होते। लेकिन कहीं ना कहीं ये संवैधानिक है, इसलिए यहाँ पे अभी ईडी या भाजपा या विपक्ष में कुछ नहीं बोल पा रही है। दूसरी बात यह है कि कहीं से भी ईडी को मुझे नहीं लग रहा है कि उनके कार्य को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। जहां अगर कोशिश की जाती तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री 20 तारीख को ईडी को अपने आवास पे बुलाते ही नहीं, उन्होंने बुलाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पॉइंट आया है, जो कैबिनेट सचिव है वंदना डाडेल, अब सवाल उठता है कि जो उनका साइन हुआ उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, क्या वो बाय मिस्टेक में हुआ या कोई ये जांच का विषय। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह डायरेक्ट इस चीज को रोक चुकी नहीं। लेकिन ईडी यदि सवाल कर रही है कि आपको किसने अधिकार दिया जांच को रोकने का, तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? मुझे तो जहां लगता है वंदना प्रियंका जी की किसी भी चूंकि जो आईएएस अधिकारी होते हैं जो मुख्यालय में बैठते हैं, जो सचिव होते हैं, तो वो तो एक नौकरशाह है, उनको कोई अधिकार ही नहीं है अपने पावर पोस्ट का। वो तो जो नियम है उसी के तहत काम करे। और अगर कैबिनेट सचिव ने नियम से हट करके किसी पेपर पर साइन किया है तो जांच के दायरे में आएगा और इससे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ऑर्डिनेंस पास किया गया राज्य सरकार के द्वारा, उन्होंने उसी के तहत काम किया है। और अगर किया है उन्होंने नियम से हट करते तो जांच का अधिकार है और ईडी को पूछने का अधिकार है कि आपने किस नियम के तहत इस पर साइन करके इसको प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन जो और नियम बनाया गया वो नियम गैर संवैधानिक नहीं है, वह संवैधानिक है। अगर गैर संवैधानिक होता प्रियंका जी तो अभी तक में इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता, जो अभी तक नहीं किया गया है। तो इस पूरे मामले मुझे यही लगता है कि ये जो है अभी ईडी ने तो पूछ ही दिया है। उन्होंने कैबिनेट सचिव को वंदना डाडेल को कि आपने किस अधिकार के तहत ये साइन किया, किस अधिकार के तहत आपने प्रभावित करने की कोशिश की।
और वो तो अब जांच का विषय है। तो ठीक मैं है। यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है और 20 तारीख को जो है वो ज्यादा क्लियरेंस हो पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ईडी के जांच को नहीं, कोई लेकिन एक अधिकारी तरफ रोक सकता है। 20 तारीख को ईडी और मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है, दूसरी तरफ 19 तारीख को जिस तरह से आदिवासी जन समर्थन का प्रदर्शन करने की तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि चारों तरफ से रणनीतिक तरीके से ऑर्डिनेंस लाकर और उसके बाद आदिवासी समर्थन का प्रदर्शन करके पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि भावनात्मक और झारखंड में आदिवासी समाज को इकट्ठा करके पूरी सहानुभूति इकट्ठा की जाए? हाँ, ये बात प्रियंका जी मैंने पहले भी कहा कि जो है लग रहा है क्योंकि 20 तारीख को पता ये किसी को जानकारी नहीं कि ईडी क्या सिर्फ बयान लेने के लिए आएगी, क्या ईडी बयान लेने के बाद क्या मुख्यमंत्री को गिरा, क्योंकि ये आशंका कहीं ना कहीं प्रियंका जी सिर्फ जेएमएम या महागठबंधन को नहीं पूरे राज्य की जनता को सता रही है कि 20 तारीख को क्या होगा। अगर ये भी संभावना है कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो ऐसे में उनकी एक कहीं ना कहीं ये चीज है जिसको सेंटिमेंटली जो है प्रपोज किया जाएगा पूरे राज्य में कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जो है केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जो है वो गिरफ्तार करवा रही है, कहीं ना कहीं जो है निर्वाचित सरकार को तोड़ने जा रही है। तो उसी के कारण ये सब हो रहा है। एक कहीं ना कहीं डर है कि अगर ऐसा होता है तो हम इसका एक पॉलिटिकल मैसेज आने वाले चुनाव में ले। प्रदीप जी, दीपक जी का कहना है कि ऑर्डिनेंस तो गलत नहीं है, नियम के साथ ही है। ऐसे में पत्र जो ईडी ने दिया है और देना पड़ा है, तो कैबिनेट सचिव का जो हस्ताक्षर है, ऐसा क्या हस्ताक्षर है जिस पर ईडी ने पत्र दिया है और उसके बाद नियम के विरुद्ध जो हुआ है वो क्या हुआ है, इस बारे में आप? देखिए, मैं एक बात कह दूं कि एक तो ये ऑर्डिनेंस नहीं था। कैबिनेट की मीटिंग के पश्चात सरकार ने फैसला किया था, कहीं ये नहीं कहा गया कि आगामी 6 महीने में इसको कैबिनेट सदन में लाकर हम कानून बना लेंगे, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है नहीं। ईडी ने इसी को स्पष्ट किया कि जो सदन ने सुप्रीम क्या कहते हैं लोकसभा ने तय किया है, जो कानून विधानसभा में जी जो राज्यसभा ने तय किया है, हमारे लिए जो कानून बनाए गए हैं उस पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो पूछताछ के लिए हम सीधे अधिकारियों को सम्मन भी दे सकते हैं और किसी दस्तावेज की जरूरत होगी तो भी हम मांग सकते हैं। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं कि इसकी इधर उधर बचा है। और जहां तक प्रश्न है कि आपने कहा कि आदिवासियों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, बंधु तिर्की का बयान भी देख लीजिए आप उसी संदर्भ में। और आज से 2-3 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी यही कहा गया था कि आदिवासी जो है उद्वेलित है, बहुत क्रोध में है वो ईडी के खिलाफ, और कहीं ऐसा ना हो कि आक्रोश फूट पड़े। तो लोगों को ललकारने की कोशिश की जा रही है। और कल का जो 19 तारीख को आपने जिक्र किया कि आदिवासी समाज के लोग ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तो उसी के एक झलकी मात्र। और आप याद कीजिए, आपको याद आएगा कि लालू प्रसाद यादव की भी जब गिरफ्तारी होनी थी चारा घोटाले के केस में, तो उन्होंने भी इसी तरह का कुछ स्वांग रखा था पटना में। वो जाने को तैयार ही नहीं थे गिरफ्तारी देने के लिए, फिर मिलिट्री को बुलाना पड़ा, सीआरपीएफ आई, तब जाके गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं एक तरह के प्रपंच जो रखे जा रहे हैं कि एक हाइप क्रिएट करें और अपने समाज के लोगों के बीच हम संदेश दें कि जैसे लोग ये कहते फिरते हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री काम कर रहा है, लेकिन इनकी परंपरा, मैं बता रहा हूँ जी, पारिवारिक इनका पृष्ठभूमि रहा है। इनके पिताजी ने आंदोलन को बेचा 3 करोड़ रुपए में। ठीक है फिरोज खान जी, झारखंड में भ्रष्टाचार कर रहा है। क्या बिहार वाली कोशिश फिर से की जा रही है या जांच से पहले तैयारी की जा रही है? अभी तो जांच पूरी भी नहीं, अभी तो बातचीत भी नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है। पहले बीजेपी के लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, लेकिन 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि हमारे जी दीपक जी आती हूँ मैं आपके पास जी। जो पूछना आकर पूछे। ईडी से हम लोग भागने वाले नहीं है। देखिए राहुल गांधी जी भी ईडी के पास गए, सोनिया गांधी जी भी गए, सब लोग जा रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी गए हैं, लेकिन बीजेपी वाले के पास कोई ईडी नहीं गया। लेकिन हमें जवाब देने का, ईडी अगर निष्पक्ष जांच करेगी, पूरी झारखंड की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। अगर ईडी पक्षपात करेगी तो आदमी का विश्वास उठेगा। अरे ठीक है फिरोज खान जी, पूरे देश की चिंता करने के लिए 24 में जनता है, आप झारखंड की चिंता करें। दीपक जी अपनी बात पूरी करें, बहुत कम समय में जी। हाँ प्रियंका जी, मैं ये कह रहा था कि सर लगता है मेरी बातों को गौर से नहीं सुने। मैंने ये नहीं कहा कि ऑर्डिनेंस जो बनाया गया है वह ईडी के जांच को रोकने के लिए नहीं बनाई। वो तो रोके, वो केंद्रीय जांच एजेंसी है, आप उसके अगेंस्ट में नहीं कोई कानून बना सकते। मैंने ये कहा, उन्होंने ऑर्डिनेंस ला के ये प्रोविजन डाला कि ईडी अब डायरेक्ट सम्मन नहीं दे सकती है,
वो पहले विभागीय सेक्रेटरी से बात करेगी। ठीक ये है। एक क्लाउज डाला गया है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, नहीं कहा गया, मैंने ये नहीं कहा कि वो जांच को रोकने के लिए कोई नियम बनाया। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं देना चाहूंगी। प्रदीप जी, फिरोज जी और दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से झारखंड में ईडी और हेमंत सोरेन की सरकार के बीच में जवाबी कार्रवाई चल रही है, एक तरफ ईडी ने 6 पन्नों का पत्र देकर सवाल जवाब किए हैं, तो दूसरी तरफ 19 तारीख को झारखंड में आदिवासी जन समर्थन की तैयारी है और उसके बाद 20 तारीख को ईडी और मुख्यमंत्री की मुलाकात। अब देखना ही होगा कि 19 और 20 तारीख के बाद झारखंड की राजनीति में क्या कुछ बदलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।